बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल के साथ मैं हूं जवाद कमाल। भारत के जंगी जुनून, बेबुनियाद इल्जामात और खित्ते के अमन को खतरे में डालने की साजिशों के बावजूद अमन के लिए पाकिस्तान ने एक और अहम कदम उठाया है। वजीर आजम इमरान खान ने भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी को फिर कदम से कदम मिलाकर चलने की पेशकश कर दी है। कहते हैं कि जौहरी हमसाए अपने इख्तिलाफात मुज़ाकरात के जरिए ही हल कर सकते हैं। ताहम उन्होंने साथ ही खबरदार भी कर दिया है कि भारत ने अगर दोबारा हमले की कोशिश की तो पाकिस्तान के पास जवाब के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। उधर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी ये कहा है कि भारत में इंतखाबी मरहले के बाद पाकिस्तान भारत से बातचीत के लिए तैयार है। भारत का ये शुरू से ही मौक़िफ़ रहा है कि मोदी सरकार इंतखाबात में कामयाबी के लिए पाकिस्तान से कशीदगी बढ़ा रही है और कई बीजेपी रहनुमा भी इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि कशीदगी जो खित्ते में हो रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हो रही है, वो मोदी सरकार सब इलेक्शन में जीत के लिए कर रही है। अब भारत में आम इंतखाबात का मैदान कल सजेगा। क्या इन इंतखाबात के बाद खित्ते की सूरत हाल बेहतर हो सकती है? नई आने वाली हुकूमत पाकिस्तान से किस तरह के ताल्लुकात रखेगी? सूरत हाल किस करवट बैठेगी? ये जानेंगे आज के न्यूज़ वन स्पेशल में। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर तज्जियाकार एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, सीनियर तज्जियाकार कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफ़ीर जमील अहमद खान साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शाहिद लतीफ़ साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। वज़ीर आज़म ने भारत को फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी है। अमन के इस पैगाम को आप किस तरह देखते हैं और क्या समझते हैं, इस बार भारत की जानिब से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा? देखें, एक बात तो तय है कि को पहली मरतबा हमने मुज़ाकरात की बात नहीं की। वो पुलवामा का किस्सा हो या उससे पहले के मामलात हों, हम तो साल हा साल बीत गए। हमने भारत को अमन मुज़ाकरात के लिए बहुत मरतबा कहा और वो जो मुज़ाकरात हैं ख़ासकर कश्मीर के मामले में हम तो बार बार उसका जिक्र करते रहे, मगर भारत है कि उसने एक हठधर्मी इख्तियार कर रखी है। दरअसल वो दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि जी मुज़ाकरात के नाम पर हम कश्मीर को हल करना चाहते हैं, जबकि हमने देखा कि कितने मुज़ाकरात हमने उनके साथ किए और भारत जो है कश्मीर को ये कहते हुए कि ये हमारा आपस का मामला है, बाहमी मामला है, हम इसे मुज़ाकरात के ज़रिए हल करेंगे, तो दुनिया की आंखों में तो उसने धूल झोंक रखी है, मगर असल में वो कश्मीर का मसला हल करना नहीं चाहता। कश्मीर के ऊपर उसकी जो जुबान है वो हम सबके सामने है। कश्मीर के मामले में जो जुल्म तशद्दुद है और जो बर्बरियत है वो हमारे सामने है। और ख़ासकर आप जबकि कश्मीर की तहरीक ज़ोरों पर है और वो बुरहान वानी के नाम पर जब इनका एक नौजवान लीडर जब से शहीद हुआ तब से हमने देखा कि कश्मीरी लाखों की तादाद में अब सड़कों पर हैं और कोई मौत का वहां डर नहीं रहा। उन्होंने ठान लिया है कि कश्मीर का मामला इस मरतबा हल करके रहेंगे और उसी के साथ हम देख रहे हैं कि भारत का तशद्दुद और जो उसकी बर्बरियत है उसमें इजाफा हो चुका है। तो एक तरफ तो ये कश्मीर का मामला और दूसरी तरफ चूंकि इलेक्शन करीब आ गए तो इलेक्शन से पहले एक जंगी जुनून उन्होंने बर्पा करना होता है क्योंकि इसी के तहत वहां वोट मिलते हैं। तो ये पुलवामा के वाक़े से पहले हम तकरीबन सारी दुनिया को तंबीह कर रहे थे कि कुछ ना कुछ भारत करेगा और उसने ऐसा ही किया। यह अलहदा बात है कि पूरी दुनिया पर वो जो है वो बेनकाब हो गया, भारत के अंदर बहुत बुरी तरह बेनकाब हुआ और मुख्तलिफ जो वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग हैं उन्होंने खुल्ला ये तनकीद की है कि जी मोदी से सवाल करते वो कह रहे हैं कि भाई इतनी लाशें 50 के करीब आपने गिराई, अब मजीद और कितनी लाशें चाहिए इलेक्शन जीतने के लिए? तो अब कोई ढकी छुपी बात इसमें नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि चूंकि वहां पे एक हिजान की कैफियत तारी है और फिर वो जो 26 और 27 फरवरी में बहुत बुरी तरह उनकी पिटाई हुई और पूरी दुनिया ने कहा कि भारत जो है वो पाकिस्तान का मुकाबला हरगिज नहीं कर सका, उसके बाद वहां जो जंगी जुनून है उसमें मजीद उस फिजा में इजाफा हुआ है। किसी न किसी तरह वो इसका बदला लेना चाहते हैं। इसीलिए पिछले दिनों हमारे जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि जो वजीर खारजा कि जी ये इतलात जो है उसमें इंटेलिजेंस जो इंफॉर्मेशन है उसके अंदर कोई 16 से लेकर 20 तक शायद उनकी तरफ से फिर कोई इस तरह की कार्रवाई जो है वो देखने में नजर आए। बहरहाल हम मोहतात हैं, हम चौकन्ना हैं, बिल्कुल हम चौकन्ना है और आगे भी इंशाल्लाह रहेंगे। कर्नल असद साहब, वजीर आजम ये कहते हैं कि दो जौहरी हमसाए अपने इख्तिलाफात महज
मुज़ाकरात के जरिए ही हल कर सकते हैं। भारत इस बात को समझता है या भारत अब भी गलतफहमी में मुब्तला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि भारत शायद अभी तक किसी गलतफहमी का शिकार अभी तक चला आ रहा है। बिकॉज उनका ये कॉन्सेप्ट है कि जी हाँ, हम तो एक बहुत बड़ी कुव्वत हैं, सर्टली एक बहुत बड़ी आबादी है, पाकिस्तान से आलमोस्ट कोई 7 गुना आप कह सकते हैं। एक गलतफहमी ये भी तो है ना, जैसे शाहिद लतीफ साहब ने कहा कि हम चौकन्ना है, पाकिस्तान को कमजोर बहुत ज्यादा भारत समझता है, और ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। बिल्कुल नहीं, मेरा ख्याल है वो तो जब 27 फरवरी को जिस तरीके से वो तो रात 26 फरवरी को सुबह आए थे, अंधेरे में कहना चाहिए, तो आपने तो दिन दहाड़े जो कुछ मेरा ख्याल है उनको दिखाया आपकी एयरफोर्स ने। मेरा ख्याल है इसके बाद इट इज़ सो वेरी डिफिकल्ट फॉर देम अपनी फेस सेविंग की अगर आप ये बात करें। मैं एक चीज़ ये ज़रूर आपसे कहूँगा, आप बड़े हैरान होंगे कि इस वक्त जो हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शंस होने जा रहे हैं, सो मैनी प्रॉब्लम्स, आप करप्शन की बात कर लें, रफाल की बात कर लें, आज का भी जो उनके सुप्रीम कोर्ट का जो रफाल के ऊपर जो डिसीजन आया, उन्होंने कहा जी कि वो जो पेपर्स अगर गायब भी हुए थे तो अगर उनकी कोई रेलिवेंस आती है तो हम मरकजी हुकूमत को नहीं सुनेंगे और बिल्कुल वो लेकर आइए। सो व्हाट हैपेंड, इसका मतलब ये हो गया कि मीडिया के जो लोग जिनके पास ये पेपर पहुंचे थे, एक लिहाज से उनकी जीत हो गई है। वाई? बिकॉज सच की आप जीत एक लिहाज से कहते हैं। ये भी एक आज जो सुबह इलेक्शन 11 तारीख से होने जा रहे हैं, ये भी मेरा ख्याल है उनको बड़ा धचका पहुंचने जा रहा है। लाइकवाइज अब अच्छा हिंदुस्तान के अंदर तो आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट ओनली दिस कैंपेन, अगर आप देखें 2014 की ले लें, इससे पहले भी जितने इलेक्शन होते रहे, चाहे आप कांग्रेस की बात करें, चाहे आप बीजेपी की बात करें, वो हमेशा पाकिस्तान दुश्मनी तो उनका मेन फोकस होता है, जिसके ऊपर ये इलेक्शन एक लिहाज से लड़ते हैं और ये सारा कुछ करते हैं। और अब तो हाल ये हो गया है कि कभी आप देखते थे पिछले चंद सालों के अंदर तो शिवसेना थोड़ा सा अपने आप को अलग करती नजर आती थी। आज तो शिवसेना के साथ कल उन्होंने मिलकर एक बहुत बड़ा जलसा किया और जिसके अंदर उन्होंने कहा, शिवसेना वालों ने, कि जी आप मतलब खुदा न खासा, मतलब हम अपने एंड से कहेंगे कि जी पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाइए कि इसके बाद वो पाकिस्तान उठने के काबिल ना हो। ये है उनके, आप कह सकते हैं उनके अंदर जो एक मेंटलिटी परसिस्ट करती है, जो उनका एक लिहाज से उनका मतमा नज़र आपको नज़र आता है। हिंदौता की आप ये बात करते हैं तो सर्टली ये ज़रूर आप कह लीजिए। अच्छा, उसी के साथ मैं एक और लिंक करूँगा, तो जो प्राइम मिनिस्टर का बयान उसके अंदर आया है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जो दूसरा एंड आता है, जो यूपीए वाले आते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कि कांग्रेस और उनकी इत्तेहादी पार्टियां आती हैं, उन्होंने ये नैरेटिव डेवलप किया है कि जी पाकिस्तान चाहता है या इमरान खान चाहते हैं कि जी नहीं, वो नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को हुकूमत के अंदर आना चाहिए। वाई? बिकॉज यही उनको सूट करता है और पाकिस्तान भी उनको बैक कर रहा है। बिकॉज वो तो बड़ा उन्होंने क्लियर बात कही है कि जी अगर नरेंद्र मोदी आते हैं तो सर्टली इट विल बी इजी फॉर पाकिस्तान कि हम उनके साथ किसी निगोशिएशन के अंदर इसलिए जा सकें जी, दे आर दी राइट विंग पार्टी, और उनके लिए इजी होगा कि चीज़ों को मैनेज कर सकें। हिंदौता की भी बात कर लें, हिंदू कल्चर की बात कर लें, सारे उनके साथ आते हैं। वेयर एज अगर कांग्रेस आती है तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा कि जो राइट विंग के जो लोग आते हैं, जो राइटेस्ट लोग आते हैं, वो उनको इस तरीके से क्रिटिसाइज करेंगे कि वो किसी सूरत में कोई डिसीजन एक लिहाज से कश्मीर के ऊपर लेने में नहीं वो कामयाब हो सकेंगे। तो पाकिस्तान का तो एक ये नजरिया है, लेकिन वो उसको भी कांग्रेस ने एज आप कह सकते हैं इलेक्शन कंपेन, इलेक्शन स्लोगन के तौर पे ले लिया है और वो एक लिहाज उनके अगेंस्ट एक लिहाज से जा रहे मोदी के। जमील अहमद खान साहब, दो जौहरी ताकतें जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकती हैं। भारत इस बात को समझ नहीं पा, अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है, और भारत का मुज़ाकरात से राह फरार खित्ते को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, खुद भारत के लिए कितना नुकसानदेह? दोनों बातों को मैं कवर कर देता हूं, इंटरनेशनल तनाजुर में भी और रीजनल तनाजुर में। पहली बात तो ये है कि भारत को इसका कितना नुकसान पहुंच रहा है इस मामले का। तो भारत के अपने मतवाए नज़र, ख़ास तौर पे उनके वज़ीर आज़म के मतवाए नज़र और बीजेपी के मतवाए नज़र के मुताबिक तो वो इससे गेन कर रहे हैं। रहा सवाल कि एक आम आदमी को इसका ज़्यादा इदराक नहीं होता है। फिर बात होती है कांग्रेस की। कांग्रेस में इसके मौक़िफ़ में ज़रा मिक्स किस्म की बातें, और वो कांग्रेस का इसका मुख्तलिफ व्यू है। तो अब रहा सवाल ये कि अगर इलेक्शन के दौरान ये सिलसिला जारी रहा हेटरेट का, तो ये बात पहुँचेगी कहाँ तक? बात यह है कि जो नरेंद्र मोदी का नैरेटिव है या अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का, उनकी जो फिक्स कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो उन्हें तो अपने फिक्स कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करना है। और ज़ाहिर है वो पहले ही इस चीज़ में इतनी इंडियन सोसाइटी में डिवीज़न आ चुकी है कि हर जगह हर उसमें
वही आरएसएस के लोग, जिसका कि एक पॉलिटिकल विंग है बीजेपी, तो आरएसएस के लोग गली गली में, कूचों कूचों में अब जो उन्होंने तशद्दुद और जो टेररिज्म कर रखा है वो तो दुनिया के सामने है, और साथ में उसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान पहुंच रहा है। नरेंद्र मोदी के मुताबिक तो उसको फ़ायदा पहुंच रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी तकरीबन 13 साल की उम्र से आरएसएस के मेंबर और बीजेपी उसकी एक पॉलिटिकल विंग है, तो उस लिहाज से तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो तो उनका इंटरनल मामला है, चलें वो जिस तरह एड्रेस करें उसको। हमारा मामला तो ये है कि उसके रिपरकशंस हमारे ऊपर क्या पड़ते हैं, यानी कि कश्मीर हमारा फॉरेन पॉलिसी का कॉर्नरस्टोन है, सबसे अहम जुज़ है, उसमें क्या असर पड़ता है, और इंडिया में मुसलमान भाइयों पर क्या उसका असर पड़ता है। तो अभी देख लेते हैं उस पर। देखिए, कश्मीर ही तो असल सबसे बड़ा तनाज़ा है, और नरेंद्र मोदी से अब डायलॉग इलेक्शन के बाद किस तरह किया जाएगा, जबकि नरेंद्र मोदी ने अपने मैनिफेस्टो में बता दिया कि हम इंडिया के आर्टिकल 370 जो पिछले 70 ईयर्स में कोई नहीं चेंज कर सका कोशिश के बावजूद, और आर्टिकल 35 जिसमें कि कश्मीर को एक अलहदा स्टेटस दिया गया है, अब से नहीं सदियों से, महाराजा के ज़माने से। तो अगर उसको कामयाब मोदी ने तो अनाउंस कर दिया है, अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा बना लिया है, इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बना लिया है, तो उस सूरत में तो आपने देख लिया शेख अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों ने कहा कि फिर कश्मीर को आप समझें कि आपका हिस्सा न रहा। इसका बिल्कुल, मतलब कश्मीर फिर भारत के हाथ से निकल जाएगा, और ये भारत के अपने ही कठपुतली हैं जो कह रहे हैं। शाहिद लतीफ साहब, पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के बावजूद जज्बा खैर सगाली के तहत भारतीय पायलट को रिहा किया। दुनिया ने पाकिस्तान का नरम रवैया देखा। अब खित्ते को जंग से बचाने के लिए भी पाकिस्तान हर हद तक जा रहा है, मगर जवाब में भारत की मैं ना मानो की रट हमेशा ही बरकरार रही है, अब भी बरकरार है। और अगर यही रवैया आगे भी रहता है, इलेक्शन के बाद भी रहता है भारत का, तो फिर पाकिस्तान को क्या पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए, क्या सजेस्ट करेंगे सर? देखें, जैसे आपने कहा कि खैर सगाली का जज्बा को एक मरतबा नहीं, हम तो अरसे दराज से खैर सगाली का जज्बा दिखा रहे हैं। रोज़मर्रा का मामूल बन चुका है। हमारी जो खासकर LOC के इर्द गिर्द आप एक्टिविटी देखते हैं, वो तो भारत की तरफ से एग्रेशन जो है वो हर मोड़ पर हमें नजर आती है। बार बार वो सीज फायर की वायलेशंस करता है, हम दुनिया के सामने बताते हैं और दुनिया के सामने उसको बेनकाब भी करते हैं। तो जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हमने तो खुलेआम कह रखा है कि हम अपनी हिफाजत और अपने दिफा के लिए काम करते हैं। हमारी तरफ से कोई भी ऐसा एग्रेशन वाला मामला जो है न तो कभी सामने आया और न ही कभी हमारे ऊपर किसी ने इतराज किया है। ये अलग बात है कि भारत जो है वो वहां पे एग्रेशन करता भी है और दुनिया को ये बताने की कोशिश करता है कि चूंकि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहा था सरहद के उस पार, लिहाजा हमने अपने दिफा में किया। तो ये उसके बहाने हैं, ये उसकी जो है खुल्लम खुल्ला जो मोदी सरकार है, न सिर्फ ये कि वो शख्स जो है वो दहशतगर्द है, जो उसने गुजरात में किया वो सबके सामने है, उसका तो दाखिला बहुत से बड़े बड़े ममालिक में वैसे ही ममनू है, वो एक मुजरम है। गो उसको इस्तिस्ना मिल गया प्राइम मिनिस्टर बनने से, मगर उसका जो जुर्म है वो तो अभी तक वो धो नहीं पाया। लिहाजा भारत जो कुछ करता है वो दुनिया के सामने है। अब अच्छी बात यह है कि कश्मीर के मामले में जो आवाज है वो सिर्फ हमारी तरफ से नहीं, अब तो पूरी दुनिया में ही आवाजें उठ खड़ी हुई। आप ले लें यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ले लें, वहां पे करारदाद पास की गई। आप हाउस ऑफ कॉमन्स यूके में दे ले, वहां पे इसके बारे में बहस हुई और खुल्लम खुल्ला कश्मीर बिल्कुल अब आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, बहुत ज्यादा ना सही लेकिन आवाजें उठ जरूर रही हैं। दुनिया ने आंखें खोली। ब्रेक की जानिब जाना होगा, जिसके बाद हम बात करेंगे दोस्त ममालिक का जो किरदार पाक भारत हालिया कशीदगी के दौरान ये कितना अहम है और आगे भी कितना जरूरी है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। पाक भारत हालिया कशीदगी के मामले में दोस्त ममालिक का जो किरदार है वो कैसा रहा है, कितना अहम है इस मामले में दोस्त ममालिक का किरदार अदा करना, और अब आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान है और फ्रेंड्स ऑफ भारत भी है वो कितना अहम रोल प्ले कर सकते हैं। कर्नल असद साहब, आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे इस पर? अगर आप मुझे अलाउ करें थोड़ा सा हम इस इलेक्शन को एक मैं आऊंगा इलेक्शन की तरफ मैं आता हूं। आप देखें जब दो इलेक्शन की तरफ आगे चलकर आऊंगा। अगर ओके डन। अगर देखें जिस तरीके से आपको
महसूस हुआ। आप इंटरनेशनल बॉर्डर्स की अगर आप बात करते हैं, LOC वर्किंग बाउंड्री की अगर आप बात करें, हिंदुस्तान के मूवमेंट को आपने देखा, बिल्कुल उनको अलर्ट देखा। इंडियन नेवी की बात करें, इंडियन नेवी ने जिस तरीके से अंदर आने की कोशिश की, उनको आपने स्पॉट किया। एयरफोर्स को आपने जिस तरीके से अंदर आते हुए देखा, फिर आपने जो उनका हाल किया वो भी सारा सामने है। तो सर्टनली आप ये तो कह सकते हैं कि ये दो कुव्वतें हैं जो कि बेसिकली एटॉमिक पावर की हामिल हैं। ये जो कुछ भी आप कह लें, स्टेज हैड कम, अब तो सबको क्लियर हो गया कि मतलब देवर एक्चुअली प्रिपेयर के वो आपके ऊपर मिसाइल अटैक को भी लॉन्च करने को तैयार थे। और नेचुरली यू हैड द इंफॉर्मेशन अर्लियर ऑन, और उसके बाद आपने सारे इंतजाम कर लिए। आई थिंक दैट वाज द टाइम कि जहाँ पे वो एकदम से वो रियलाइजेशन ओवरऑल रीजनल कंट्रीज के अंदर भी, फिर इंटरनेशनल पावर्स की बात करें, वो उसके अंदर आए। इसके मैं समझता हूँ जो कलीदी किरदार है सर्टनली बिल्कुल वो चाइना ने प्ले किया है। आप सऊदी अरब को भी उसमें देख सकते हैं, अमेरिका का बहुत सारे लोग अमेरिका का F-16 वाले मामले पर जो बयान आया बड़ा अहम है वो। जी वही मैं आपसे कह रहा हूँ। बट स्टिल आप ये जरूर ध्यान में रखें कि डोंट यू थिंक कि ये अगर मोदी ने इस तरीके से सारा ये इतना वो वेंचर लेने की कोई, आप बिल्कुल जंग के दहाने पर अपने मुल्क को भी, अपने 130 करोड़ लोगों को पहुंचा दिया, 21 करोड़ ये पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, तो डोंट यू थिंक इतना क्लोज अलाई हैं एक दूसरे के साथ, ये अमेरिका और हिंदुस्तान एक दूसरे के साथ, और उनके स्ट्रेटेजिक अलायंस भी आपको एक लिहाज से नजर आता है। इस पॉइंट को, इस मामले को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए यकीनन। जमील साहब, आपका क्या पॉइंट होगा इस मामले पर? फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया कितना अहम रोल प्ले कर सकते हैं इस कशीदगी को खत्म कराने में? जी हाँ, ये जो अगर आप 26-27 वाली अगर देखें, जो मिस एडवेंचर करने की कोशिश की थी भारत ने, और उसका जो हमने जवाब दिया था, उस तनाजुर में तो देखें तो कर्नल असद ने बात कर दी ऑलरेडी कि वो सऊदी अरेबिया, अमेरिका और चाइना, इन सारों ने और बाकी ममालिक भी उनके। दरअसल प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो पूरी दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं, दुनिया के जितने ममालिक हैं, उनको इदराक इस बात का है कि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, जिस तरह की डिस्कशन हो रही है। और खुदा न खास्ता, क्योंकि अगर दुनिया में इस वक्त कहीं भी कोई अगर इतनी ज़्यादा शिद्दत आई हुई है, गर्मा गर्मी आई हुई है दो न्यूक्लियर पावर के दरमियान, तो वो इंडिया और पाकिस्तान है इस रीजन में। बल्कि पूरी दुनिया के तनाज़ुर में देखा जाए, दुनिया को एहतमाल इस बात का है, और थिंक टैंक ये सोचते हैं कि जिस अंदाज में ये जा रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी लिहाज से कोई पहल कर दे इंडिया, या कि अगर इंडिया कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करे तो वो फिर बात उधर ठहरेगी नहीं। और दुनिया क्यों इसके बारे में सोचती है? दुनिया इसके बारे में इसलिए सोचती है, जो इस पर साइंटिफिक स्टडीज़ हैं उसको मैं आपको 30 सेकंड में बता देता हूँ कि दुनिया में कहीं भी अगर ऐसा हुआ जहाँ के न्यूक्लियर किसी किस्म की अगर एडवेंचर करने की कोशिश की गई और कोई न्यूक्लियर अगर वेपन इस्तेमाल हो गया दुनिया में किसी जगह पर भी, आप देखें कि रशिया और अमेरिका कितने अरसे तक कोल्ड वार में रहे, लेकिन वो कभी भी फ्लैश पॉइंट तक नहीं आए। क्यूबा में थोड़ा होने लगा था, उन्होंने उसको कंट्रोल कर लिया। पाकिस्तान और इंडिया के बारे में इसलिए है कि अगर खुदा न खास्ता कहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ, या यहाँ ऐसा हुआ तो 50 मील तक आसमान पर जो गर्दो गुबार छाता है, धुआं छाता है, वो पूरी दुनिया के मौसम को चेंज कर देता है, बीमारियां ले आता है, फसलें ख़त्म हो जाती हैं। और ये सारे मामलात का इदराक क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया या जो खिता इस दीगर पाकिस्तान के और भारत के हमसाय ममालिक, ये तो साइंटिफिक बात है। आपका दूसरा मामला इसमें ये था, आपका दूसरा मामला इसमें यह था कि पड़ोसी ममालिक या पूरी दुनिया को क्योंकि इसका इदराक है, लेकिन उसके बावजूद सवाल तो बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया कश्मीर को, जो कश्मीरियों की जिद्दोजहद को, जिसको कि जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन 2649 के तहत 2649 के तहत उनको यह हक हासिल है कि वो मुज़ाहमत करें उस पर, वो उसको दहशतगर्द गर्दानने के लिए पूरी दुनिया में फिर रहा है। और तकरीबन पाबंदी लगने लगी थी अभी जैश ए मोहम्मद पर, वो आगे टेक्निकल होल्ड पर है, आगे जाके बड़े इसके खतरात हैं। तो हमें कुछ देखिए, जो हम डिस्कशन अपनी जगह पे कर रहे हैं अपनी जगह पर, इसमें हमें स्टेप अप करना पड़ेगा अपनी, ठीक है, हमें स्टेप अप करना पड़ेगा। शाहिद लतीफ़ साहब, एक बड़े अहम मामले पर आपसे बात करना चाहूंगा। भारत तकरीबन एक माह इस मामले का ढिंढोरा पीटता रहा, आलमी मीडिया पर भी ये मामला उठा, JF-17 थंडर। अगर हम इसकी बात करें तो इस जमन में आप कौम के हीरो का दर्जा रखते हैं। JF-17 थंडर और F-16 का जो मामला है वो भारतीय मीडिया, आलमी मीडिया में बहुत गर्दिश करता रहा है, सारी दुनिया ने देखा। आप JF मंसूबे के बानियों में से, और F-16 जब अमेरिका से पाकिस्तान आया, अगर मैं गलत नहीं तो आप पहले पाकिस्तानी पायलट हैं जिन्होंने F-16 की पहली उड़ान भरी पाकिस्तान की तरफ से। क्या कहेंगे आप भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे पर? कौन सा तैयारा इस्तेमाल हुआ इस कार्रवाई में? आप दोनों ही जंगी जहाजों से बखूबी वाकिफ हैं।
देखें, एक बात तो मैं समझता हूं कि शुरू में ही तय कर दी थी 27 फरवरी को जब डीजी ISPR ने क्लियरली कह दिया था कि ये जो जहाज हमने गिराए हैं JF-17 से गिराए हैं, तो वो बात तो तय हो गई थी। अब ये चूंकि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि जी ये JF-17 जो है पहली मरतबा हमने उसको जंग की जिम्मेदारी दी और हमें इतना इत्मीनान और इतना भरोसा था इस नए जहाज पर जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनाया और खुद इन्हिसारी के लिए बनाया। और इसकी भी बैकग्राउंड आपको याद होगा कि 90 की दिहाई में जब अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाई और वो F-16 के पुर्जे भी रोक लिए, फिर वो जो F-16 की एक हमने नए की डील की थी उसके अंदर हम तकरीबन $658 मिलियन दे चुके थे और उन्होंने वो सौदा भी रोक दिया इसलिए कि उन्होंने कहा जी हमने सैंक्शंस लगा दी, हमारे बने हुए जहाज उन्होंने वापस रख लिए और कहा कि जनाब ये इसके बदले में आप सोयाबीन ले लें या आप गंदम ले लें। इस हद तक हमारे साथ ज्यादती हुई। तो ये वो दिहाई थी जब एयरफोर्स की जो क़यादत है उसने बिल्कुल बजा तरीके पर यह फैसला किया कि हमें तो खुद इन्हिसारी की तरफ जाना होगा। यानी F-16 पे अगर आप बैठे रहे और जंग की हालत में इस तरह की पाबंदी लगाई जाती है तो फिर क्या बनेगा। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी जो पाकिस्तान एयरफोर्स का फ्लीट है वो तो जैसे आपने देखा कि हिंदुस्तान की तरफ जो आवाजें आ रही हैं उनका मिग का तकरीबन सारे का सारा फ्लीट जो कि मैक्सिमम है उनकी इन्वेंट्री पर आप फ्लाइंग कॉफिन बना चुके। तो जब तक आप रिटायर्ड जहाजों को चेंज नहीं करते, बदलते नहीं, वो तो फ्लाइंग कॉफिन्स बनेंगे। तो पाकिस्तान का क्या होता। हमारे यहां भी तो बहुत पुराने जहाज थे। तो लिहाजा वो हमने ऐन वक्त पे फैसला लिया। अल्लाह का शुक्र है कि हमने वो इतनी तेजी से फिर वो प्रोजेक्ट किया। मैं उसका चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर था और हमने यूं समझ लें कि 10 साल या उससे भी जो बढ़ के काम किया जाता है, डेवलपमेंट की जाती है एक फाइटर जहाज की, वो हमने तकरीबन 3 साल में मुकम्मल की। हमें महसूस होता था कि अगर हम ये नहीं करते तो हमारा फ्लीट रिप्लेस कैसे होगा। तो इसलिए एक तो ये कि जो हमने जहाज अल्हम्दुलिल्लाह बनाया वो एन F-16 के बराबर का किरदार उसने अदा कर दिया। कुछ इलाकों में ये F-16 से भी सुपीरियर है। ये वजह है कि इसका नाम हमने F-17 रखा था, यानी F-16 से भी एक स्टेप हायर। फिर हमने J इसलिए लगाया कि हमारे चीनी दोस्त हैं, उन्होंने गुजारिश की थी कि J साथ लगा दें ताकि ज्वाइंट फाइटर वाला मामला सामने आ जाए। इसलिए हमने इसको JF-17 थंडर कहा, जैसे F-16 को आप फैल्कन कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने JF-17 के साथ जो कुछ कर दिया, हमें कम से कम आज किसी किस्म का खतरा नहीं है। बिल्कुल, हमें आज किसी किस्म का खतरा नहीं है। कोई कुछ हो जाए, एक ब्रेक की जानिब जाएंगे। बिल्कुल, कुछ भी हो जाए पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है। इंशाल्लाह पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में। ब्रेक की जानिब जब जाएंगे जिसके बाद हम बात करेंगे, कल भारत में आम इंतखाबात का आगाज होने जा रहा है। मोदी की जो पॉलिसियां हैं उसका भारत के अंदर कितना इम्पैक्ट पड़ा है, क्या नताइज आएंगे, इस पर एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान की जानिब से कई बार ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि नाक़िस कारकर्दगी के बाइस बीजेपी सरकार आम इंतखाबात में वोटों के हुसूल की खातिर पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़राब कर रही है। इसी जुनून में उसने सरहदों पर कशीदगी भी पैदा की है। कर्नल साहब, कल आम इंतखाबात हैं भारत में। ये इलेक्शन के बाद आप समझते हैं कि भारत के रवैये में तब्दीली आएगी, इसका इम्कान है कुछ? जवाब देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कल इलेक्शन शुरू हो रहे हैं, 19 मई को ख़त्म होंगे। 23 मई को इन्होंने उसी दिन काउंटिंग करनी है और इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग जो मशीन्स हैं वो मैकेनिज़्म इस्तेमाल करेंगे और 23 मई की शाम को ही ऐलान करेंगे। तो एक चीज़ तो बिल्कुल तय हो गई कि 23 मई तक तो आप बिल्कुल यू आर एट हाई अलर्ट। इसमें तो बिल्कुल कोई शक वाली बात नहीं है। चाहे आपकी आवाम है, चाहे आपकी मुसल्लह अफवाज हैं और चाहे आपकी हुकूमत है, आप किसी सूरत के अंदर उसमें लैक्सिटी अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं एक और चीज़ भी कहना चाहूँगा, ये बहुत बड़े इलेक्शंस होने जा रहे हैं। 90 करोड़ तो वोटर्स हैं इनके, और आप इमेजिन करें इनका 2014 के अंदर 66% का टर्नआउट था। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और अभी फील ये किया जा रहा है कि दिस टर्नआउट इज गोइंग टू बी मोर। अच्छा, एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना, इनकी जो लोकसभा है उसमें टोटल सीटें हैं 543 और 2 एंग्लो इंडियंस को शामिल करते हैं तो 545 टोटल सीट्स हैं। कितनी आबादी के लिए? 130 करोड़ की आबादी के लिए। अब हमें यहाँ पे सोचना है कि 21 करोड़ की आबादी के ऊपर आपने ये 342 या 345 लोग आप अपने सर के ऊपर बिठाए हैं।
क्या रियली ये जस्टिफाइड है? क्या आपको इसको केटर करने की जरूरत नहीं है? आप इसको कर्टेल ना करें एंड लेट देयर बी लेस नंबर ऑफ एमएनएस जो कि आप अपनी असेंबली के अंदर लेकर आएं, क्योंकि इतना अखराजात बाकी सारा कुछ, ये मेरा ख्याल है हमें इनसे भी लेसन ड्रॉ करने की जरूरत है। इंडियन इलेक्शन कमीशन, यू ट्रस्ट मी, इतना इफेक्टिवली आपको काम करता हुआ नजर आता है। कल के दिन के अंदर नरेंद्र मोदी ने फायदा उठाया महाराष्ट्र के अंदर और कहा जी कि नहीं, वो देखें आप उनको वोट दें जो कि पुलवामा में जिन्होंने अपनी जान दे दी है, और उनको वोट दें जो इलेक्शन है उसके बाद भारत के रवैये में तब्दीली आप देख रहे हैं, मुख्तसर इसका जरा रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, मैं सिर्फ इतना आपसे कहूंगा कि हाँ, जब इलेक्शन इनके हो जाते हैं, सर्टनली हूएवर इज गोइंग टू बी द पार्टी, फिर तो अपने वो नेचुरली आप जो उन्होंने इलेक्शन स्लोगन थे, जो उनका मैनिफेस्टो था, उसके ऊपर ये सर्टनली ये काम करेंगे, वो चीजें काफी हद तक राइट डाउन हो जाएंगी। ये तो हिंदुस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, ठीक है, काफी चीजें राइट डाउन हो जाएंगी कि जब इनके इलेक्शन होने लगते हैं। मोदी की पॉलिसी को अगर हम खिते के तनाजुर में देखें तो बहुत नुकसानदेह है। भारत के अंदर इसका क्या इम्पैक्ट रहा है, अवाम ने इसका क्या असर लिया है? क्योंकि 2014 के इलेक्शन में 44 नशिस्तें ली थी कांग्रेस ने और 282 बीजेपी ने। आप समझते हैं कि इस बार कांग्रेस पिछाड़ सकेगी बीजेपी को और भारतीय अवाम मुस्तरद करेगी मोदी के जंगी जुनून की पॉलिसी को? इस दफ़ा जितने भी पोल्स आ रहे हैं और जितने भी सर्वे आ रहे हैं, और दुनिया की टॉप 10 जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने सर्वे दिए हैं, उसमें वो बताते हैं कि जी बड़े नैरो मार्जिन से चांसेस हैं मोदी के कि वो दोबारा आ जाए अपने नेक्स्ट टेन्योर के लिए। इसका मतलब ये है कि गैप जो था पहले कांग्रेस और बीजेपी में, वो गैप बहुत सुकड़ जाएगा और फिर नेक टू नेक तक बात पहुंच सकती है, जो इस वक्त आ रही है बात। मोदी ने तो उसको पता है कि उसकी परफॉर्मेंस वो नहीं रही, जो उसने स्लोगन्स दिए थे पिछले इलेक्शन में पूरे नहीं हो सके, और उसने इसीलिए फोकस किया सिर्फ एक अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी, और वो है कि नफ़रत और हेट पर किस तरह मुसलमानों के वहाँ साथ जो हो रहा है, और जो उसके अलावा मोदी ने अपना मैनिफेस्टो भेजा है, उससे सारी चीज़ें इस चीज़ की गम्माजी करता है ये कि उसने अपना टारगेट्स को बिल्कुल पता है उसको कि मैंने मेरे फिक्स किस्म के वोटर्स किधर हैं। इसीलिए इस दफ़ा जिस तरह सही बताया गया कि इस दफ़ा 900 मिलियन जो हैं उसमें से तकरीबन तखमीने के मुताबिक इस दफ़ा सबसे ज़्यादा टर्नओवर होगा, और वो 84 मिलियन तक लोग वोट डाल सकते हैं। और उस लिहाज से अगर हमें पाकिस्तान को करना क्या चाहिए इस मामले में, वो उनका इंटरनल मामला वो जाने, उनका काम जाने। हमें तो करना ये चाहिए कि अपनी प्रोबेबिलिटीज़ को देखते हुए जो सर्वे और जो पोल्स आ रहे हैं उस पर हमें अपनी स्ट्रेटजी, और यकीनन हमारे सर्वे और पोल्स को देखते हुए हमें अपनी अगली स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। शाहिद लतीफ़ साहब, एक तो आप किस तरह देखते हैं, आप समझते हैं 2014 इलेक्शन में कांग्रेस ने 44 नशिस्तें हासिल की थी, वो 282 नशिस्तें लेने पछाड़ सकेंगे? दूसरा, खिते को अमन का गहवारा बनाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें किसी से ढकी छुपी नहीं है। नेशनल एक्शन प्लान पर बहुत तेजी से अमल दरामद होना इस बात का वाज़ेह सबूत है। अब तो भारत की कितनी जिम्मेदारी है कि खुद भारत में भी इंतहा पसंद तंजीमें हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें? देखें, अभी कुछ देर पहले आपने सवाल किया था कि जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उनका क्या किरदार है और उन्हें इस किरदार में क्या करना चाहिए। वो चूंकि सवाल मुझसे आपने नहीं पूछा, मुझे दूसरे दो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे पूछ लिया। मैं ये समझता हूं कि हमने 2-3 ममालिक का नाम लिया, इसमें कोई दो राय नहीं। सऊदी अरब, चीन, उन्होंने खुलकर इसके अंदर रोल अदा किया। जहां तक अमेरिका का रोल है, अमेरिका की तो दोहरी पॉलिसी है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका इस खित्ते में सलामती इसलिए चाहता है कि कोई भी न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट अफोर्ड नहीं कर सकता, उसका असर सिर्फ इस खित्ते पर नहीं, वो तो पूरी दुनिया में होगा। लिहाजा उसके तहत वो दरमियान में एक रोल अदा करता है। मगर जहां तक दोस्ती का रोल है, वो तो इन दो ममालिक ने अदा किया, ये तो हम सब पर वाजे है। मैं ये समझता हूं उसके साथ साथ ये जो सुषमा स्वराज की तरफ से आपने आज बयान देखा, बल्कि कल 2 दिन से ये बयान चल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को मुसलमान ममालिक जो हैं उसके अंदर तनहा कर दिया। वो उस तरफ रेफर कर रहे थे कि जो यूएई में कॉन्फ्रेंस हुई, ओआईसी की वो बात कर रहे थे, उसमें उसे स्पेशल मेहमान के तौर पर बुलाया गया। ये नहीं होना चाहिए था। मुसलमान ममालिक के अंदर हमें यकजहती चाहिए, हमें आपस में इत्तफाक चाहिए। अगर हम ही इकट्ठे नहीं होंगे और हमारे दरमियान इस तरह की तफरीक और जो है वो इस तरह की लाइनें नजर आएंगी लोगों को, तो इस गैप को लोग तो फिर इस्तेमाल करेंगे ना। मैं ये समझता हूं कि ओआईसी के जितने सारे ममालिक हैं, हमें इस बारे में बड़ा एक्टिव रोल अदा करना चाहिए कि वो मिलकर इस चीज को, इसका जैसे हमने आज तक देखा कि फलस्तीन का केस क्यों नीचे चलता रहा और इजराइल वहां पूरा कब्जा करने में कामयाब हो गया,
उसी की मुहिम जोई के तहत उसी तरह उसी को फॉलो करते हुए हिंदुस्तान भी आज जो है वो कश्मीर में वही काम करने जा रहा है। वहां जो कश्मीर के अंदर जो आबादी सेटल करने की कोशिश की जा रही है, हिंदुओं की आबादी, उसका मकसद वही है जो इजराइल ने वहां पे वो वेस्टर्न बैंक के ऊपर उन्होंने किया और अल्टीमेटली आपने देखा कि सारा कब्जा वो कर गए और एक छोटा सा इलाका फलस्तीनियों के हवाले किया गया। तो डेमोग्राफी जो है वहां पे चेंज करने जा रहे हैं। जब तक सारे मुसलमान इकट्ठे ममालिक नहीं होते, ओआईसी की तरफ से बावाज़ बुलंद इन चीजों की बातें नहीं होती, वक्त के साथ साथ मैं समझता हूं हमें नुकसान होगा। हमें इसको देखते हुए इकट्ठे होना चाहिए, तकसीम और तफरीक आपस की खत्म करते हुए, क्योंकि दुनिया का मकसद इस वक्त यह है कि हमें तफरीक और तकसीम में रखे। आप देख रहे हैं कि मुसलमानों के अंदर ब्लॉक्स बन गए, ये नहीं होना चाहिए। यह है किरदार पाकिस्तान का। जब हमारे साथ कुछ ममालिक बड़े खुलकर आगे आए हैं, हमें उन्हें इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरेबिया को, मलेशिया को इस्तेमाल करें, तुर्की को इस्तेमाल करें। हमने ईरान के बारे में एक बड़ा मस्बत रोल अदा किया है कि यमन की जंग को हमने रोका है। पाकिस्तान एक बहुत अहम किरदार अदा कर चुका है। इसको आगे ले जाते हुए हमें अब हिंदुस्तान के साथ ये मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा होते हुए इस रीजन के बिल्कुल मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करना चाहिए, चीन को भी इस्तेमाल करना चाहिए। एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब, कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब और जमील अहमद खान साहब को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा। पाकिस्तान की जो अमन की कोशिशें हैं उसे दुनिया देख रही है और भारत को भी अब इस हकीकत का इदराक करना चाहिए। पाकिस्तान को तरने वाला समझना बंद करना चाहिए और हकीकत का इदराक करते हुए मुज़ाकरात की मेज़ पर भारत को आना चाहिए ताकि खित्ते में अमन कायम हो सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।